हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएम ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियो में हमने किए थे ऑब्जेक्टिव 2 के क्वेश्चंस। तो अगर आपको कोई भी उसमें डाउट आता है तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। चैप्टर 1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ। फर्स्ट पार्ट है लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहले हमें लीनियर मोमेंटम का डायमेंशंस निकालने हैं। और लीनियर मोमेंटम को हम शो कैसे करते हैं? पी की फॉर्म में। ठीक है, लीनियर मोमेंटम होता है पी की फॉर्म में। और इसका फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, पी इज इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। अब मास क्या होगा? मास को तो हम एम की फॉर्म में लिखेंगे। अगर हम डायमेंशंस निकाल रहे हैं तो मास को एम की फॉर्म में लिखेंगे। और वेलोसिटी जैसे कि आपको पता ही है, वेलोसिटी क्या होता है? एल टी माइनस वन, क्योंकि मीटर पर सेकंड होता है उसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर आएगा एल टी माइनस वन। और जब हम इनको इकट्ठे करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एम एल टी माइनस वन। सेकेंड पार्ट हमसे पूछा गया है फ्रीक्वेंसी। सेकेंड है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है कि नंबर ऑफ इवेंट्स हैपनिंग पर सेकेंड, कि एक सेकंड में कितनी इवेंट्स हैपनिंग कर रही है, कितनी इवेंट्स हो रही है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर हम फिजिक्स की टर्म्स में लेकर चले तो फिजिक्स के टर्म में क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट्स हैपनिंग पर सेकेंड, कि एक सेकंड में कितनी इवेंट्स हो रही है। ठीक है, अब जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर मान लो हमने कोई ट्यूनिंग फॉर्क लिया। ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है? वाइब्रेट करता है। अगर हमने इसको वाइब्रेट करवाया तो अब देखो, अगर हम एक वाली साइड को देखें, सिर्फ अगर हम लेफ्ट साइड को देखें तो हमें पता है कि वाइब्रेशन यहाँ से यहाँ तक करेगा, कि ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, कि इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक वाइब्रेट करेगा। और हमें क्या करना है? हमें ये चेक करना है कि एक सेकंड में ये यहाँ से यहाँ तक कितनी बार जा रहा है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, कि नंबर ऑफ इवेंट्स हैपनिंग पर सेकंड। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अब यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ इवेंट्स है, उसका तो कोई डायमेंशन नहीं होंगी, वो तो नंबर है। पर सेकंड की डायमेंशन होगी, क्योंकि वन अपॉन टी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन होती है वन अपॉन टी के हिसाब से होंगी। और अगर हम इसको डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे तो वन की तो कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, और नीचे हमारे पास डायमेंशन क्या आएंगी? एम जीरो, एल जीरो, टी वन। सिर्फ टाइम की डायमेंशन होगी। और जब हम इसको ऊपर की तरफ लिखेंगे तो बनेगा एम जीरो, एल जीरो, टी माइनस वन। और फ्रीक्वेंसी आपको पता है हम किससे डिनोट करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, न्यू से डिनोट करेंगे, जिसको हम ऐसे बोलते हैं एन यू, यानी कि न्यू से डिनोट करेंगे, जो इस फॉर्म में होगा। और हमारे पास जो थर्ड पूछा गया, थर्ड हमसे पूछा गया प्रेशर। प्रेशर तो हम बहुत बार कर चुके हैं पहले। ठीक है, प्रेशर का हमने पहले भी किया हुआ है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, तो यानी कि एफ अपॉन ए। और फोर्स क्या होती है? एम एल टी माइनस टू। एम एल टी माइनस टू, अगर आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ, अगर आपको नहीं याद रहता तो फोर्स का फॉर्मूला याद रखो। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का आएगा m और एक्सेलरेशन का आएगा एल टी माइनस टू। तो एम एल टी माइनस टू ये इकट्ठे बन जाएगा। और एरिया क्या होता है? एरिया जो मर्जी लो आप, आपको पता है कि मीटर स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, कि जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। ठीक है, मीटर का स्क्वायर करोगे तो हमारे पास एरिया आ गया, सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे तो भी एरिया ही होता है। यानी कि कोई जो भी लेंथ है उसका स्क्वायर करना है। यहाँ पर एल का स्क्वायर आ जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें सिर्फ एल ऊपर जाएगा, एल ऊपर जाकर माइनस टू बनाएगा। और ऑलरेडी यहाँ पर वन पड़ा है, एल की एक पावर पहले से पड़ी है, एक पावर एल की पहले से पड़ी है ऊपर। और ये ऊपर जाकर माइनस टू बनाएगा, तो ये बनाएगा वन माइनस टू, यानी कि माइनस वन बनेगा। और डायमेंशन क्या हो जाएंगी? एम एल माइनस वन, टी माइनस टू। ये हमारे पास है प्रेशर की डायमेंशन। नाउ सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ। इसमें भी हमें डायमेंशंस निकालनी है। और इसमें फर्स्ट पार्ट हमारे पास है एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड जिसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। ठीक है, एंगुलर स्पीड को हम डिनोट करेंगे ओमेगा से। अब आपके मन में ये आएगा कि एंगुलर स्पीड होता क्या है। ठीक है, एंगुलर स्पीड क्या होता है? जैसे अगर आपको नॉर्मल स्पीड के बारे में जानना हो, नॉर्मल स्पीड क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस कितने टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है ना। जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, उसको हम डिवाइड करेंगे तो स्पीड आ जाएगी। अब यहाँ पर है एंगुलर स्पीड। अब इसमें क्या होगा? एंगुलर वे में चलेगा हमारे पास। एग्जाम्पल के लिए हम कोई सर्कल लेते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई सर्कल है और उसका ये सेंटर है। अब हमने क्या किया? सपोज इस पॉइंट से स्टार्ट किया। ठीक है, हमने यहाँ पर एक रेडियस बना लिया। हमने सपोज किया कि ये मेरा इनिशियल पॉइंट है। अब इस इनिशियल पॉइंट से मैं ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ। फाइनल पॉइंट हमने इसको मान लिया कि मैं यहाँ पर आके रुक चुका हूँ। अब हमारे पास क्या है? यहाँ पर एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? वो होगी एंगल की फॉर्म में, कि हमने यहाँ से यहाँ कितना एंगल फॉर्म किया, कितने एंगल हम आगे गए।
ठीक है, ये होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कि हम कितना एंगल आगे की तरफ दें। तो ये मेरी होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम क्या आएगा, टी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा एंगुलर स्पीड यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, थीटा, और टाइम टी हो गया हमारे पास। ठीक है, अब अगर इसके हमने डायमेंशंस निकालने हो, डायमेंशंस निकालेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अब आपको होगी मीटर होगी, नहीं इसकी मीटर नहीं होगी। ठीक है, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये एंगल की फॉर्म में है, तो यहाँ पर एंगल की डायमेंशंस आनी चाहिए जो कि कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, एंगल की यूनिट आपको पता है रेडियन, यानी कि अगर हम यूनिट्स निकाल कर देखें तो यूनिट्स तो बनेंगी रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, एंगुलर स्पीड की यूनिट्स तो बनेगी रेडियंस पर सेकेंड, लेकिन इसकी डायमेंशंस क्या बनेंगी, क्योंकि रेडियंस की कोई डायमेंशन नहीं होती तो यहाँ पर डायमेंशन सिर्फ टाइम की चलेगी। ठीक है, तो ऊपर रेडियन की कोई डायमेंशन जो नहीं होंगी, हम उसको 1 लेकर चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा m0 l0 t। अब अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि ऊपर 1 क्यों लिखा, ऊपर 1 इसलिए लिखा है क्योंकि एक तो पहली बात है कि थीटा की कोई डायमेंशन होगी नहीं, जब डायमेंशन होगी नहीं तो सब कुछ जीरो होगा, जब सब कुछ जीरो होगा तो एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 1 होता है, तो उसकी जगह हमने 1 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर आ गया m0 l0 t1। जब हम इसको ऊपर की तरफ लिखेंगे तो यहाँ पर बनेगा m0 l0 t-1। ठीक है, जो कि आपको फ्रीक्वेंसी वाली ही मिलेगी डायमेंशंस। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा एंगुलर स्पीड क्या होता है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट हमसे पूछा गया एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, एंगुलर स्पीड क्या थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहली बात तो रेट वर्ड, जहां पर भी आपको रेट वर्ड मिल जाए समझ लो कि डिवीजन हो रहा है टाइम के साथ। रेट वर्ड जहां पर भी रेट वर्ड आए समझ लो कि टाइम के हिसाब से हम उस चीज को काउंट कर रहे हैं, उस चीज को मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर क्या आएगा एक्सेलरेशन में, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, कि एंगुलर वेलोसिटी टाइम के हिसाब से कितना चेंज हो रहा है जब हम इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ जा रहे हैं किसी सर्कल की फॉर्म में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कितना है वो होता है एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर क्या बनेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि ओमेगा अपॉन टी। ओमेगा क्यों आया, क्योंकि ओमेगा थी एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड टाइम के हिसाब से कितनी चेंज हो रही है वो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर ये आ गया। अब ओमेगा की हमने डायमेंशंस ऑलरेडी निकाली हुई है, m0 l0 t-1, ये बन जाएगा m0 l0 t-1, और नीचे हमारे पास है टाइम। जब इसको हम टाइम को ऊपर की तरफ लिखेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, ऊपर जाकर -1 हो जाएगा, तो एक -1 पहले से ही पड़ा है और एक -1 और आ रहा है, तो क्या बनेगा t-2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा m0 l0 t-2। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। कोई भी आपको डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास टॉर्क। टॉर्क को हम डिनोट करते हैं टाउ से। ठीक है, अब टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होती है एक ऐसी फोर्स जो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करे। यानी कि सपोज मेरे पास एक बुक है ये वाली, ठीक है, हमने क्या किया, बुक को ऐसे स्ट्रेट ऐसे रखा और मेरे लिए टॉप सरफेस ये रहा, तो मैंने इस टॉप सरफेस को ऐसे बना दिया, ये बुक का आ गया टॉप सरफेस। अब मैंने क्या किया, इस एक्सिस को फिक्स कर लिया, इसको मैंने पकड़ कर रख लिया कि ये कहीं मूव नहीं करेगा, तो ये वाला एक्सिस फिक्स हो चुका है। ठीक है, हमने इसको फिक्स एक्सिस कर दिया। अब मैंने क्या किया, इस बुक को इस तरफ मैंने फोर्स लगाई। ठीक है, जब मेरे पास ये वाली एक्सिस फिक्स है तो बुक क्या करेगी, ऐसे रोटेट कर जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो आप, बुक ऐसे रोटेट कर जाएगी इस एक्सिस के अराउंड। तो क्या होगा, यानी कि जब मैंने फोर्स ऐसे लगाई तो बुक क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, यानी कि बुक इस एक्सिस को, इस लाइन को फॉलो कर रही है और बुक यहाँ पर आ जाएगी बाद में। ठीक है, समझ पा रहे हो आप। अब ये क्या था, ये हमने फोर्स लगाई, फोर्स हमने लगाई थी इस तरफ। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास बुक की एक्सिस थी, ये वाली जो बुक की एक्सिस थी, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली हमने फोर्स लगाई। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स, और ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कि जिस तरफ हमने फोर्स लगाई है, इस तरफ हमने फोर्स लगाई है, तो उसके परपेंडिकुलरली डिस्टेंस कितना था, वो एक्सिस से, ये जो एक्सिस है ना, जिस एक्सिस के अराउंड ये बुक घूम रही है, उस एक्सिस से वो फोर्स जो हमने लगा रखी थी, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना, उसको हमने आर मान लिया। ठीक है, तो टॉर्क क्या होती है, इसी फोर्स का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट, ये होती है टॉर्क। अब टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फोर्स और आर के डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। फोर्स की डायमेंशंस क्या होती हैं, -2। ठीक है, -2, ये तो आ गई हमारे पास फोर्स की डायमेंशंस। उसके बाद है आर, आर यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो तो एल की फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पर हमने एल लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला एल और ये वाला एल, इनकी जो पावर्स है ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या बनेगा, ml2 t-2।
तो ये हमारे पास आ गया टॉर्क की डायमेंशंस। नेक्स्ट हमारे पास जो डी पार्ट है, डी पार्ट है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम कैपिटल आई की फॉर्म में लिखते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जैसे कि आपको पता है ना कि लीनियर मोमेंटम में मास होता है, लीनियर मोमेंटम में जो काम मास करता है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू mv। अब इसमें मास जो काम कर रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा काम कर क्या रहा है, जो मास काम कर रहा है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल वाले में करता है, ठीक है, जो एंगुलर मोमेंटम होगा वहां पर P मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास का काम करेगा। अब इसमें बात क्या है, देखो अब अगर आप सपोज करो कि मेरे पास कोई बुक है, ठीक है, हम उस बुक को मूव करवाना चाहें, बड़े आराम से मूव कर सकते हैं। अब यही करो कि इस बुक को हमने डबल ट्रिपल कर दिया, यानी कि इसका मास बढ़ गया। जब इसका मास बढ़ेगा ना तो इसको मूव करना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि वो जो मास है ना वो मूवमेंट करने में ऑपोजिशन प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब उसको रोक रहा है मूव करने से। जितना मास ज्यादा होगा उतना मूवमेंट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जब हम किसी बॉडी को रोटेट करवाते हैं ना, जैसे कि मान लो हमने किसी बॉडी को रोटेट करवाना है, ये हमारे पास कोई बॉडी है, मैंने इसको रोटेट करवाना है किसी एक्सिस के अराउंड। तो जब इसको रोटेट करवाएंगे तो अगर इसका मास बढ़ गया, ठीक है, अगर हमने इसको भारी चीज रख दी तो वो बन जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका बढ़ जाएगा। जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो इसकी रोटेशन में ऑपोजिशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ऑपोजिशन प्रोड्यूस करता है बॉडी को रोटेट करवाने में। अगर हम उस बॉडी को रोटेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो अगर कोई चीज उसको रोक रही है रोटेट करने से, वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। यानी कि लीनियर चीज में जो काम मास करता है, रोटेशन वाली चीज में वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इंटू आर स्क्वायर। m क्या होता है, जो उसका मास है, और आर स्क्वायर क्या होगा कि सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना है। तो वो हो गया आर स्क्वायर की फॉर्म में, यानी कि मास को हम m की फॉर्म में लिखेंगे, और आर स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस है एल स्क्वायर की फॉर्म में जाएगा, तो यहाँ पर एल स्क्वायर आ जाएगा। और इसकी जो डायमेंशंस बनेगी ml2t0, ठीक है। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ आ गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। हमें डायमेंशंस निकालनी है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E के डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हमने किसी पॉजिटिव चार्ज को, मेरे पास कोई चार्ज है, उसको मैंने मूव करवाने के लिए कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लगाई, ठीक है, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि फोर्स अप्लाइड पर यूनिट चार्ज, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट चार्ज। तो इसके डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फोर्स है मेरे पास, फोर्स के डायमेंशंस क्या होती हैं, mlt-2, और नीचे हमारे पास है चार्ज। चार्ज क्या होता है, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, IT, करंट इनटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, I और T, ये हमने लिखा। उसके बाद क्या बन जाएगा, ml-t, एक t यहाँ पर नीचे पहले से पड़ा है, ऊपर जाकर बनेगा -1, यानी कि -2 -1 मिलकर बनाएगा -3, तो यहाँ पर आएगा -3 और I की पावर हो जाएगी -1। तो ये होगी डायमेंशंस इलेक्ट्रिक फील्ड की। नेक्स्ट जो पार्ट है वो पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B, मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, देखो जैसे कि हमारे पास, अगर हम मान लो हमारे पास कोई चार्ज है Q, हमारे पास कोई Q चार्ज है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, जब कोई मूविंग चार्ज, ठीक है, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे पास कोई चार्ज Q है, वो किसी वेलोसिटी v से जा रहा है, ठीक है, किसी वेलोसिटी v से जा रहा है। वो जो फोर्स होता है, जैसे हमने बोला कोई चार्ज हमारे पास है, वो वेलोसिटी v से जा रहा है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाती है, उस फोर्स को हम बोलते हैं QVB, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास एक चार्ज Q है, वो वेलोसिटी v से जा रहा है, और उस पर मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल F। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में जब चैप्टर आएगा। अभी के लिए बस आप फॉर्मूला याद रखो, F इज इक्वल टू QVB। तो यहाँ से अगर मैं B का फॉर्मूला निकालूं तो B क्या बनेगा, ये QV नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा F अपॉन QV। तो B की वैल्यू क्या आ गई, F अपॉन QV। अगर हम इसके डायमेंशंस निकालें तो डायमेंशंस क्या बनेंगी, फोर्स की mlt-2, और Q की हमारे पास क्या होती है, IT, और नीचे हमारे पास है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, lt-1, ठीक है। अब इसके डायमेंशंस को हम कैसे एडजस्ट करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों को एडजस्ट करते हैं। ऊपर वाले को ऐसे लिख दो mlt-2, अब नीचे हमारे पास क्या है, देखो L है और I है मेरे पास, T और t-1, ये तो आपस में कैंसिल ही हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, 1 - 1 0 होता है, तो वो तो खत्म ही हो गया यहाँ से। तो ये आया हमारे पास, और जब इसके डायमेंशंस हम निकालेंगे आगे तो ये बनेगा m
ये L ऊपर जाएगा, वैसे भी L और L कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास L कैंसिल हो गया, यानी कि L 0 हो गया, T की पावर है -2 और ये I ऊपर जाकर बनेगा -1। तो ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशंस। और सी पार्ट हमारे पास है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, अब मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता क्या है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है, सपोज मेरे पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, अब वो मैग्नेटिक मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। यानी कि कोई भी मटेरियल अपने अंदर कितनी परमिशन दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करने के लिए, उसको मैग्नेटाइज करने के लिए जितनी भी परमिशन वो दे पा रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं म्यू नॉट। यहाँ समझ आ गया आपको मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होता है? कोई भी ऐसा मटेरियल, सपोज कि मेरे पास एक मटेरियल है, अगर ये मैग्नेटाइज हो सकता है तो कितना मैग्नेटाइज, कितनी परमिशन दे रहा है मैग्नेटिक होने के लिए, ठीक है, मैग्नेटाइज होने के लिए कितनी परमिशन दे रहा है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो इसको हम डिनोट करते हैं म्यू नॉट से, और इसका फॉर्मूला जो हम निकालेंगे वो इससे निकालेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, ठीक है। इसकी टेंशन मत लो, ये जब आएगा हमारे पास टॉपिक हम इसको बड़े अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए याद रखो कि बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, और यहाँ से अगर हम म्यू नॉट की वैल्यू निकालें तो क्या बनेगा? ये 2 पाई ए ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा b इंटू 2 पाई ए, और नीचे हमारे पास आ जाएगा i, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला म्यू नॉट का, यानी कि b इंटू 2 पाई ए अपॉन कैपिटल I। अब अगर हम इसके डायमेंशंस निकालें तो डायमेंशंस कैसे आएगी? b मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशंस क्या होंगी? ये हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, ml0 t-2 i-1। तो यहाँ पर आएगा ml0 t-2 i-1। उसके बाद हमारे पास है 2 और पाई की तो कोई डायमेंशंस होगी नहीं, तो वो तो कुछ नहीं आएगा। और a क्या होता है? a डिस्टेंस होता है, इसमें एरिया नहीं होगा, डिस्टेंस होगा इसमें, ठीक है। तो इसको हम l की फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद है I, यानी कि करंट को तो हम I की ही फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके डायमेंशंस क्या बन जाएंगी? m l। अब देखो यहाँ पर l की पावर 0 है, यहाँ पर l है, 0 + 1 मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर क्या आएगा? ml1, या फिर आप m1 भी लिख सकते हो, m1 l1 t पावर -2। और यहाँ पर देखो ये i -1 में है और ये i है, इसको कैंसिल मत करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर -1 की पावर में है। अब क्या होगा कि ये भी ऊपर जाएगा, ये भी -1 की पावर बन जाएगी, -1 मिलके -2 बनाएंगे, तो i की पावर क्या आ जाएगी? -2। और ये हमारे पास डायमेंशंस आ चुकी है मैग्नेटिक परमेबिलिटी की। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इसमें है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं P से, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है, इसके मैं तो आपको एक शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ कि सपोज कि हमारे पास कोई -q चार्ज है और यहाँ पर हमारे पास +q चार्ज है, दोनों चार्जेस सेम स्ट्रेंथ के, यानी कि एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, और वो डिस्टेंस d अपार्ट है, ठीक है, d डिस्टेंस अपार्ट है। तो ये क्या होता है? डाइपोल बन जाता है, ये एक डाइपोल बनेगा, और इसका जो हमारे पास फॉर्मूला दिया जाएगा वो होता है P = Q × D, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो फॉर्मूला होगा P = Q × D होगा, कि Q क्या है? कितना चार्ज है, और D क्या है? कितने डिस्टेंस वो अपार्ट है, तो Q × D, यहाँ पर हमने लिखा Q × D। और इसके डायमेंशंस क्या बनेगी? Q क्या होता है? फॉर्मूला होता है Q का I × T, ठीक है, करंट इंटू टाइम। ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है। तो हमारे पास ये करंट का फॉर्मूला होता है, जहां से हमने Q की वैल्यू निकाली IT, और यहाँ पर हमने पुट कर दिया IT। और D क्या होता है? डिस्टेंस, वो तो L की फॉर्म में होगा, तो यहाँ पर L आ गया। यानी कि अगर हम M की वैल्यू लिखें तो M तो यहाँ पर है ही नहीं, यानी कि M की वैल्यू 0 होगी, M की पावर 0 होगी, और L आएगा, T आएगा और I आएगा। तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायमेंशंस। सेकंड पार्ट है हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से, ठीक है। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और ये अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी टेंडेंसी है कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ अपने आप को अलाइन कर सके, होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और इसका फॉर्मूला होता है I × कैपिटल A, ठीक है, I × कैपिटल A। और I क्या होगा? जिसमें करंट होगा, तो I की जो डायमेंशंस I ही होती हैं, तो यहाँ पर I आएगा। उसके बाद है एरिया। एरिया क्या होता है? m0 l2 t0, यानी कि सिंपल भाषा में देखें तो L2 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको फुल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, फुल यानी कि MLT की फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं, m0 l2 t0। और जब इसको हम इकट्ठे करके लिखेंगे तो ये बनेगा m0 l2 t0 I। ये हमारे पास आ गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन।
नाउ आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट स्मॉल h फ्रॉम द इक्वेशन E is equal to h nu where E is the energy and nu is the frequency। अब आपको इसके बारे में बता देता हूँ मैं कि सबसे पहले तो फॉर्मूला होता है E is equal to h nu। अब E is equal to h nu किस चीज का फॉर्मूला है, कौन सी एनर्जी है? ये एनर्जी होती है कि एक फोटोन जो होता है ना, लाइट का एक फोटोन होता है, वो जो एनर्जी कैरी करता है उसको हम बोलते हैं E is equal to h nu। अब फोटोन क्या है? अब आपको एक चीज पता होगी कि लाइट क्या होता है, पार्टिकल्स की फॉर्म में जाती है, यानी कि हमने एक चीज ये पढ़ी थी कि लाइट स्मॉल स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में जाती है, ठीक है, जिनको हम लाइट के पार्टिकल्स बोल देते हैं। तो लाइट क्या होती है, छोटे छोटे फोटोन्स की फॉर्म में जाती है, और एक फोटोन क्या होता है, एक पैकेट होता है, ठीक है, हम इसको पैकेट्स की तरह लेकर चल सकते हैं, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भरी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। तो क्या होता है, लाइट कंसिस्ट करती है छोटे छोटे फोटोन से, और उस एक फोटोन, वो एक फोटोन क्या होता है, वो एक पैकेट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। अब इसमें क्या है कि जितनी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी। तो यहाँ से हमने फॉर्मूले से भी देख लिया कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी, ठीक है। तो यानी कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा उसमें एनर्जी होगी। तो ये होता है एनर्जी का फॉर्मूला E is equal to h nu, ठीक है। और अगर हमें इसकी डायमेंशन निकालनी हो, जैसे हमसे डायमेंशन पूछी गई है प्लैंक्स कांस्टेंट की, तो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है h, हमें प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, E अपॉन न्यू, ठीक है, E अपॉन न्यू बनेगा, जहां पर E क्या है, एनर्जी है, और न्यू होती है फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है वर्क डन के बराबर, ठीक है, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, mlt माइनस 2, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, l। तो यानी कि इसका डायमेंशंस क्या बनेगी, ml2t माइनस 2, ठीक है। ये मैंने आपको दोबारा से रिवाइज करवा दिया, तो अब इसको लर्न कर लो अच्छे से। फोर्स की, एनर्जी की, वर्क डन की जो बेसिक चीजें बार बार रिपीट हो रही है ना, उसको आप लर्न कर लो डायमेंशंस को, ताकि बार बार आपको निकाल कर ना देखनी पड़े, ठीक है। उसके बाद है न्यू। न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था पहले, नंबर ऑफ इवेंट्स हैपनिंग पर सेकंड, यानी कि पर सेकंड, तो t पावर -1, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस होगी t पावर -1, ठीक है। अब क्या होगा, जब इसको एडजस्टमेंट करेंगे तो m तो ऐसे ही रहेगा, L2 भी ऐसे ही रहेगा, ये t पावर -1 ऊपर जाकर +1 बनेगी, -2 + 1 -1 होगा। तो ये हमारे पास डायमेंशंस आ चुकी है h की, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशंस होती है ml2t-1। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, 6 to 10 क्वेश्चन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।